क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिया है किस प्रणाली में ऊर्जा दिया है कि ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन दे रहा हूं, वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक क्वेश्चन है किस प्रणाली में। ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है डायनमो। क्या है मित्रों? डायनमो। दूसरा ऑप्शन है विद्युत मोटर दिया है, विद्युत मोटर। और तीसरा ऑप्शन दिया लाउड स्पीकर। ठीक है। और डी ऑप्शन कुछ लोग बोल चुके हैं कि यही सही। और डियर ये आपका है डियर, लास्ट में माइक्रोफोन है डियर। अब देखिए हम आपको सब बताएंगे। पहली बात मित्रों, ये ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा एनर्जी का। एनर्जी के संदर्भ में पहली बात, एनर्जी की जो यूनिट होती है वह जूल होती है। क्या होती है? जूल। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है। एक बात। दूसरी बात, ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यह बताती है कि एनर्जी कैन नॉट क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी उसको साफ साफ हिंदी में सुन सकते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। यानी एनर्जी कैन नॉट क्रिएट माने होता है बनाना। एनर्जी कैन नॉट क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। देखिए एक इस्तेमाल पढ़ा होगा इंग्लिश में प्रीपोजिशन, नाइदर नॉर और आइदर आर पढ़ा होगा, तो डियर उसको पढ़िएगा इंग्लिश के कंपोनेंट में डियर। अब डियर जरा ध्यान दीजिएगा, तो किस प्रणाली में आपने एनर्जी को आपने पढ़ा है कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल। और डियर एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। जबकि ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते। ये बताइए, जैसे आपका पानी को रोक करके पानी को रोक देते हैं, बांध बनाकर रोकते हैं। अब पानी जब रुक जाता, पानी में ऊर्जा होती है और उसको ऊंचाई से गिराते हैं। गिरा करके नीचे टरबाइन होती है, टरबाइन को रोटेट करके, अब टरबाइन जब घूमेगी तो टरबाइन के घूमने से वहां पर कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा। वह घूमेगी। अगर वह टरबाइन घूमती है और फिर वह बिजली पैदा करेगी, तो वह फिर क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। आपको जो उपकरण दिए हैं हम बता रहे हैं, पहले इसको देखिए। डायनमो क्या है मित्रों? तो डायनमो एक ऐसा यंत्र होता है, या आपने देखा होगा आपके बाइक में भी होता है,
और कार में भी होता है, ट्रैक्टर में भी होता है, हर जगह होता है। डायनमो बस यही करता है कि इंजन आपका चलता है, इंजन चलेगा, इंजन जब चलता है तो उससे एक बेल्ट लगा देते हैं डायनमो पर, और डायनमो को वह घुमा देता है। क्या करता है? डायनमो को घुमा देता है। वह एक बेल्ट डायनमो पर चढ़ा ही रहता है और डायनमो को घुमाता रहता लगातार, क्योंकि इंजन तो चल रहा है पेट्रोल डीजल से, और उस पेट्रोल डीजल से डायनमो रोटेट कर रहा है। अब डायनमो जब रोटेट करेगा, घूमेगा, तो डायनमो क्या करता है? डायनमो अगर घूम रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। तो डायनमो अगर घूम रहा है बेल्ट के सहारे, तो वह गतिज ऊर्जा, वह एक तरह से यांत्रिक ऊर्जा का भाग होगा, और वह फिर क्या करेगा? डायनमो वहीं से करंट पैदा कर देता है। उसमें अंदर एक प्लेट लगा होता है, अब प्लेट के सहारे वह क्या हो जाता है डियर? वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव के द्वारा उसमें क्या होता है? विद्युत एक फोर्स होता है ना डियर, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF के द्वारा वह बिजली उत्पन्न होती, उसी बल के प्रभाव से वहां पर क्या होती? बिजली पैदा होती। तो डायनमो एक यंत्र होता है, और उसके द्वारा डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ये आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब आपके पास मोटर, घरों में हर किसी के मोटर होगा, तो ये विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर डियर यही करता है, सिंपल, उसको आप बिजली देते हैं, विद्युत मोटर को बिजली देंगे तो वैद्युत ऊर्जा पहले लिख लीजिए, वैद्युत ऊर्जा। अब बिजली देते ही वो मोटर क्या करेगा? तुरंत आपका घूमने लगता है, ये गति करने लगा। जो मोटर को बिजली देंगे तुरंत मोटर आपका नाचने लगता है, उसकी पुल्ली क्या करने लगती? घूमने लगती। तो वह घूमने लगी, इसका मतलब वह यांत्रिक ऊर्जा में डाइवर्ट कर दिया, ये यांत्रिक ऊर्जा में डाइवर्ट कर लेता है। लाउड स्पीकर, कुछ लोग इसको फटाफट बोल दिए हैं। लाउड स्पीकर देखिए वहां पर लगा हुआ है, वो लाउड स्पीकर, ये साउंड कहिए, चाहे लाउड स्पीकर कहिए, चाहे भोंपू कहिए, डियर गांव में भोंपू भी बोल देते हैं लाउड स्पीकर। अब डियर यहां से वैद्युत के रूप में उसको जा रही ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा गई है वहां पर, और वह वैद्युत ऊर्जा जा करके उससे ध्वनि पैदा कर दी। तो लाउड स्पीकर कहेगा या साउंड कोई भी होगा, वह वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। चलिए हो गया। अब यहाँ चक्कर इस बात का है, चक्कर इसका, ये जो मेरे कान में लगा है इसका, ये क्या है मित्रों? माइक्रोफोन है। इसका काम क्या है? कहेंगे सर यहां से आप बोल रहे हैं, मैंने जो बोला, मेरे द्वारा जो साउंड ऊर्जा उत्पन्न हुई, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई, वह आपका वायर के माध्यम से, कहेंगे वायर तो आपके कमर तक दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा, अब कहां से जा रहा है? तो डियर, अब डियर सही बात है, हंसने की बात नहीं, वायर मेरे कमर तक ही है, उसके बाद डियर वायर ऐसा नहीं कहीं छुप के अंदर से निकल रहा है डियर। ये आपका ट्रांसमीटर लगा हुआ है, तो डियर वायरलेस है आपका। इसमें ये होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वो एंटीना जो दिख रहा है वही इसको खींच रहा है, आप खींच करके तब वहां से आपका वैद्युत ऊर्जा के रूप में दे रहा है, तो जा करके साउंड बज रहा है। तो कोई भी मित्रों माइक्रोफोन होता है, एक वायर वाला होता है, एक वायरलेस होता है। तो इसमें हमने बोला, जो मैंने ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न किया, यह वायर के माध्यम से साउंड में गया, तो डियर हमने ध्वनि ऊर्जा दिया, इसमें जो धारा जा रही है वह वैद्युत ऊर्जा के रूप में जा रही है। इसलिए कोई भी माइक्रोफोन होता है
वह ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जबकि लाउड स्पीकर या साउंड जो होता है वह क्या डियर, वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। तो इस तरह का विज्ञान का क्वेश्चन बहुत सारे सवालों में पूछता है, आप सबको जानिएगा। देखिए, अगर आपको पूछ दिया जाए, एक और प्रणाली लिख देते हैं, ये तो आपका क्लियर हो गया, हमारा प्रश्न का जवाब है। एक मान लीजिए सोलर सेल है, आप बताइए, रिया पांडे आप बताइए, सोलर सेल, सौर सेल, अब इसमें कौन सी ऊर्जा का कौन से ऊर्जा में रूपांतरण होता है? सौर ऊर्जा में बच्ची आपका, और सोलर सेल, सोलर प्लेट जो होती है, हाँ डियर, सही जवाब आपने दिया। सौर ऊर्जा कह लीजिए चाहे प्रकाश ऊर्जा कह लीजिए, प्रकाश ऊर्जा भी, प्रकाश भी क्या है डियर, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा, अब सौर ऊर्जा को वह कन्वर्ट करता है किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। तो सोलर प्लेट से जो वायर लगा हुआ है उसी से करंट आ रहा है। और डियर, कोई भी बैटरी जो होती है, अब बैटरी में, बैटरी जो होती है डियर मित्रों, जिसको सेल बोलते हैं, बैटरी को क्या बोलते हैं, सेल। सेल दो प्रकार का होता है डियर, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। तो आप कौन बताएगा? आराधना सिंह आप बताएंगे क्या, प्राइमरी सेल क्या होता है? अब मान लीजिए डियर, रुक जाइए डियर, बताइएगा, यहां पर एक सेल है डियर, इस सेल को हम रोजाना चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं, चार्ज करते हैं, यूज करते हैं। क्या आप इसको प्राथमिक सेल में रखेंगे या द्वितीयक में? हाँ डियर, द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसको पुनः चार्ज करते रहे। आप प्राथमिक सेल वह होता है जिसको एक बार यूज किया फेंक दिया, प्राइमरी सेल होता है। क्या आपके घरों में जितनी बैटरी लगी है वह प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल? तो आपने सही जवाब दिया, वह सेकेंडरी सेल है। क्या है? सेकेंडरी सेल। अगर कोई ऐसी बैटरी जिसको एक बार आपने यूज किया, यूज करने के बाद उसको आपने थ्रो कर दिया, तो वह प्राथमिक सेल में आता है। और अगर कोई बैटरी जिसको आप यूज किए, खत्म हुआ, फिर यूज, उसको रिचार्ज कर लीजिए, फिर यूज करिए, खत्म हुआ, फिर रिचार्ज करिए, तो ऐसी बैटरियां जो होती हैं वह आपका क्या होता है डियर, वह आपका सभी क्या होती है, द्वितीयक बैटरी। अच्छा बताइए, सूखी बैटरी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आपका ड्राई सेल? तो ड्राई सेल मित्रों आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा किसका बन रहा है? लिथियम आयन का। किसका बन रहा है? लिथियम आयन का। अब हमको बता दीजिए मित्रों, लिथियम आयन ट्रायंगल का संबंध आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किन 3 देशों से है? हाँ डियर, लिथियम ट्रायंगल का संबंध हम बताए हैं, उसमें दक्षिणी अमेरिका में 3 देश डियर, वो तीनों देश में लिथियम का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, और उस लिथियम का उपयोग हम लोग करके बहुत ज्यादा बैटरी का निर्माण कर पाते हैं। मोबाइल में जो बैटरी इस्तेमाल होती है मित्रों, वह द्वितीयक बैटरी होती है, क्योंकि उसको एक बार आपने इस्तेमाल किया तो पुनः उसको फेंक देते हैं डियर। आगे बढ़ लूं क्या? अगला डियर जरा एक कंटेंट देखिएगा, इसमें दिया है डियर, प्रश्न है, एक टॉपिक है, वह टॉपिक आपकी है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन को आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण डियर, इसको आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण डियर। आप कोई कंफ्यूजन होगा आप जरूर बताइएगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले एक गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है डियर? तो कोई भी 2 पिंड जो होते हैं वह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, तो 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल
वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और कॉमनली ये देखा जाता है कि बड़ा पिंड छोटे पिंड को अपनी ओर खींचता है। चल अब डियर इसमें एक नियम आता है, वह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। डियर ये नियम आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम थोड़ा सा 2-3 कंटेंट हम बता लें। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, फिर इससे रिलेटेड सारे सवाल बता देते हैं। देखिए क्या होता है डियर, एकदम आसान है, आप जानिएगा। सिंपल न्यूटन ने बताया कि दो बॉडीज हैं, अब दोनों का द्रव्यमान यानी मास m1 और m2 है। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना F, वह F जो बल है वह इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। एक बात। दूसरा मित्रों, इनके बीच की जो दूरी है ना वह मान लीजिए r है। इनके बीच की दूरी क्या है? r। तो दूसरी बात न्यूटन ने क्या कहा? पहली बात तो ये हो गई, नंबर 1 पॉइंट में उन्होंने कहा था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। एक बात और कभी कभी पूछ देता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और कूलाम के नियम में क्या डिफरेंस है। तो डियर हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे आपको, क्योंकि इसमें आपका जरूरी है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, अभी का भी सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बात, पहली बात है डियर कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बताता है। पहली लाइन, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। पहला लाइन हो गया। दूसरा क्या बताया है? वही आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के वियुत क्रमानुपाती होता है। वियुत क्रमानुपाती मतलब 1/, अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली वो सीधे लिखा जाता है। अब डियर आप लोग बताइए, क्या इन दोनों कंटेंट को हम मिला सकते हैं कि नहीं? मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक साइड जो है F के प्रोपोर्शनल। तो डियर एक काम करें, दोनों इक्वेशन को एक में अगर मिलाएंगे तो बाई 1 and 2 वी गेट, बाई 1 and 2 वी गेट। ज्ञानचंद सो रहे हैं डियर, बाई 1 and 2 वी गेट। डियर कैमरा लगा है आपका, हम देख लेते हैं, आगे भी इधर भी रहते हैं तब भी देख लेते हैं डियर। हाँ डियर, अब डियर देखिएगा, दोनों को एक में मिला लिया जाए तो मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू, जो ऊपर है वह ऊपर रहेगा, जो ऊपर है वह ऊपर रहेगा, जो नीचे है वह नीचे रहेगा। r² नीचे था, नीचे ही रख दिया, जो ऊपर है m1 m2 उसको ऊपर रख दिया। अब मित्रों ये बताइए, हु विल टेल मी, डियर बताइए जरा, तो इसको प्रोपोर्शनल को इक्वल में डाइवर्ट करेंगे सिप्रासिम, कांस्टेंट क्या लेंगे आप? डियर क्या लेंगे? कैपिटल G। तो लिख दूं F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटे r²। मित्रों यही होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का व्यंजक, यही आपका फार्मूला है। अब थोड़ा सा कूलाम बल की बात कर लिया जाए तो कूलाम बल डियर एक आवेश है, मान लीजिए प्लस Q1 और दूसरा आवेश है माइनस आपका Q2। अब डियर ये बताइए, कौन बताएगा डियर? हु विल टेल मी? लड़कों की तरफ से जरा पूछ लूं, अमन बताइए आप। अमन बताइए आप कि अगर एक पॉइंट है बच्चा Q1 वह प्लस है और दूसरा है Q2 माइनस है, तो इनके बीच जो कूलाम बल होगा
उसका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब समझते हैं, नेचर मतलब स्वभाव या प्रकृति। शाबाश। तो डियर बताइए उसका नेचर कैसा होगा। अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन होगा। सही जवाब दिया आप लोगों ने। आप बस सिंपल यही होता है, दो समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल काम करता है और दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है। अब बताइए दोनों प्लस कर दिया तो अब इसके बीच आपका काम करेगा कौन, प्रतिकर्षण बल। उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपल्सन फोर्स। और रिपल्सन में क्या होता है डियर, देखिए अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, वो दोनों सिचुएशन में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस तो होगा आकर्षण। अब डियर कूलाम ने क्या कहा जरा बताइए तो। कूलाम फोर्स आप इंटरमीडिएट फिजिक्स में पढ़े हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच, क्या, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। डिस्टेंस को r ही मान लें। हो गया डियर। यहां भी दोनों को मिलाएंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा r²। इसको जब इक्वल में करेंगे तो F इक्वल टू कांस्टेंट K, ये आपका Q1 Q2 बटे r²। अब कभी भी आपको पूछे कि कूलाम बल में और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल में क्या डिफरेंस होता है तो आप बताइएगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच ओनली केवल आकर्षण बल ही काम करता है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है नेचर ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी बिंदु आवेशों की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। वह आकर्षण भी होता है और वह प्रतिकर्षण भी होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हु विल, ये आपका कौन बताएगा, हु विल टेल मी आपका। हाँ डियर, कोई कह रहा है कि के बराबर हो, लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और लिखते हैं मित्रों जरा इसकी वैल्यू बता दीजिए। 0.0 इंटू 10 के पावर 9 ही होता है। चल डियर, यही होता है ना। यस। अब एक बात जरा देखिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े जी की तरफ डियर, बिल्कुल आपके अनुसार ही हम चल रहे हैं डियर। देखिए आप जी की बात करेंगे, अगर आपको जी का मात्रक पूछ दे क्या होगा जी का मात्रक, तो आप फार्मूला जानेंगे तो निकाल लेंगे और रट के जाएंगे तो भूल जाएंगे। रटने पर साइंस नहीं चलती, विज्ञान जो होता है वो पढ़ा जाता है। देखिए साइंस हुआ, जियोग्राफी हुआ, ये सब रटने पर नहीं चलता है। साइंस, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी होती है जिसको समझना पड़ता है। अब बाकी रटना है मित्रों, इतिहास रट लीजिए डियर, है कि नहीं आप। लेकिन इतिहास को भी रटने का तरीका ऐसा बनाइए, ऐसी किसी घटना को स्टोरी की तरह आप अपने माइंड में सेट करिए कि आपको दिमाग में बैठ जाए। वो भी आपका प्रोसेस होता है उसका। चलिए अब डियर आगे बढ़ते हैं डियर। क्या है, आपको एक फार्मूला मिला है F इक्वल टू कैपिटल G और M1 M2 बटे r² है। आप कह रहे हैं सर कैपिटल G का मात्रक निकलेगा कैसे। एकदम आसानी से निकलेगा, बटे किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तिर्यक गुणा करूंगा तो आपका हो जाएगा डियर क्या, कैपिटल G M1 M2। आइए हो जाएगा मित्रों F r²। अब कैपिटल G का मान निकालना है तो इसको उधर लेके जाइए, तो कैपिटल G की वैल्यू हो जाएगी F इंटू r² बटे M1 M2।
अब आप जो चाहिए इसका मात्रक निकाल सकते हैं। जी का मात्रक हो जाएगा यूनिट ऑफ जी, जी की यूनिट हो जाएगी डियर कैसे? एफ आपका बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। एक बात बताइए, हु विल टेल मी? शिप्रा सिंह आप ही बताइए। ये बल का एक मात्रक होता है डियर डाइन। अब हम जानना चाहते हैं यह किस पद्धति में है डाइन? किसमें है? सीजीएस में है। धन्यवाद आपका डियर, वेरी गुड। ये डाइन। अब एक बात और बताइएगा, हाँ सरुण भाई, अरे नमस्ते डियर। चले देखें, आगे बढ़ा जाए। जी की यूनिट या जी का मात्रक आपको निकाल रहे थे। अब डियर कैसे निकालेंगे? तो ये बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये आर जो होता है वह दो पिंडों के बीच की दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब चूंकि आर स्क्वायर है तो डैश लगा करें, डैश है न कि माइनस है, ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे m1 m2 दोनों द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। चूंकि दो पिंडों का है m1 और m2, तो किलोग्राम और किलोग्राम दो बार गुणा करेंगे तो किलोग्राम का वर्ग हो जाएगा। अगर इसको ऐसे भी लिख दें तो भी चलेगा, और नहीं तो अगर ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? न्यूटन। ये आपका मीटर स्क्वायर और डैश लगा के केजी के पावर -2, तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ो डियर। देखिएगा, एक चीज कभी कभी पूछता है डियर, क्या पूछता है जरा देखिए। ये बीमी सूत्र जब एसएससी सीजीएल देंगे आप, तो उसमें डायमेंशनल फार्मूला पूछ देता है। जैसे बड़े एग्जाम लेवल में आप जाएंगे तो कुछ डायमेंशनल फार्मूला पूछ देता है, वो एकदम आसान होता है। डायमेंशनल फार्मूला पहली बात याद नहीं किया जाता है। याद क्या किया जाता है? फार्मूला आपको याद रहे, उससे निकालेंगे कैसे वो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, अगर आपका जी का बीमी सूत्र निकालना है, जी का बीमी सूत्र एकदम आसान है, केवल 1 2 देख लीजिए, सब निकाल लेंगे। बीमी सूत्र इसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला, एकदम आसान है। पहली बात, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, निकाल लेंगे। ये जी का फार्मूला आपने निकाला है डियर, F इंटू आर का स्क्वायर बटे m1 m2, यही है डियर साहब बस। अब इसका हो जाएगा डियर F जो बल है, तो बल की जो बीमा होती है mLT के पावर -2। आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, इसको भी बताइए। देखिए, अगर बल की परिभाषा आप जानते हैं, न्यूटन का एक नियम है जो बल को डिफाइन करता है। कौन सा नियम है? सेकेंड लॉ है ना डियर, F = m × a, यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये पूछता है आवेग जो होता है वह बल गुणे समय होता है, Ft होता है, और W जो होता है वह बल गुणे विस्थापन, F × d कहिए चाहे S कहिए। अब डियर इससे निकालना है, तो m का होता है किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। लेकिन ये आपका मात्रक थोड़ी लिखना है, बीमा लिखना है ना। तो द्रव्यमान की बीमा होती कैपिटल M, और त्वरण का होगा LT के पावर -1।
-2 होता है, lt की पावर -2। आप कहेंगे सर त्वरण की कैसे आ गई lt की पावर -2? तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। तो आपका डियर वेग परिवर्तन, परिवर्तन से मतलब नहीं, वेग की बीमा होती है lt के पावर -1, टाइम का t होता है, t ऊपर जाएगा तो एक पावर और माइनस हो जाएगा, तो lt के पावर -2। कहेंगे आप वेग का कैसे होता है? तो वेग बराबर होता है मित्रों विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन दूरी है तो l और टाइम t, t ऊपर जाएगा तो lt के पावर -1, lt के पावर क्या हो जाएगा -1। कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? चलिए, जिसको याद रहेगा तुरंत 1 सेकंड में लिखेगा बल का। ये दूरी है मित्रों, तो दूरी का हो जाएगा r स्क्वायर है तो l का स्क्वायर कर देंगे। दूरी को l से डिनोट करते हैं, बीमा में आपका l से, द्रव्यमान को m से और टाइम को t से। ठीक, तो l स्क्वायर हो गया, नीचे आपका 2 बार m है तो m का स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉमन कैलकुलेशन करेंगे तो m का 2 पावर है, ऊपर जाएगा तो 2 माइनस होगा, तो उसमें से एगो ये प्लस है, या एगो m से एगो m काट दीजिए और एगो m बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो m के पावर -1 हो जाएगा। l का 2 पावर और l का 1 पावर मिल करके l का 3 पावर हो जाएगा और t के पावर -2 ही रहेगा। तो यही कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है बीमी सूत्र होता है। और जबकि मित्रों इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 प्लस होता है। अच्छा, इतना होता है डियर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का वर्ग। धन्यवाद डियर, आपने सही बताया, वेरी गुड। ये होता है माइनस होता है, डियर आपका माइनस होता है, इसलिए जो मैं एक बार लिखता हूं शुरुआत में पहली बार वो सही होता है। ठीक है, प्रेमचंद जो कॉन्फिडेंस से इसको गलत करवा दिए हैं, अब भाई शिकायत इनकी कोई भी आपका जानेगा डियर आपका नहीं, आपका ऐसा नहीं बाबू की किसी किताब में प्लस रहता है, वो माइनस ही होता है। और डियर आपका कोई बात नहीं, डियर आपका आगे बढ़े। डियर टीचर एक्चुअली 99% सही बोलता है, 1% ही चांसेस होते हैं कि वो आपका किसी कॉन्सेप्ट को 1% में गलत आ जाए, और गलत तो हो भी सकता है डियर, ऐसा नहीं होता कि वंस कैन नॉट बी परफेक्ट डियर, वो तो प्रोवर्ब है ही यार, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है लेकिन तुलना में कम होती है डियर। आगे बढ़ेंगे। अब डियर एक कंटेंट और आपका हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा डियर, इसको जानिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस डियर, क्या अंतर होता है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान क्या होता है? लक्ष्मी बताइए। कैपिटल जी, हाँ नीतू आप भी बता दीजिए। कैपिटल जी यम्मी बटे आर ई का वर्ग होता है। शाबाश डियर, जो ई लगा दिया ना वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, यम ई कह दिया तो मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर ई कह दिया तो रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। एगो बात बताइए, हु विल टेल मी? अभिषेक कुमार बताइए, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? आर ई, ये आपका 6400 किलोमीटर, बहुत देर कर रहे हैं। अब डियर इसको आप डाइवर्ट करेंगे तो 6400 अच्छा डियर अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर पर कैलकुलेशन करते हैं। शाबाश डियर, कोई बात नहीं, धन्यवाद डियर। ये आपका 3 जीरो बढ़ा देंगे
फिर आपका एक अंक पर दशमलव लगाते हैं तो 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर ये लिखते हैं हम लोग आपका डियर। ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है कैलकुलेट करने के लिए। एक बात। दूसरी बात समझिएगा, ये स्मॉल जी का मान कभी भी आपको ज्ञात करना होगा तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आप कैपिटल जी के लिए क्या होता है मित्रों, कैपिटल जी बराबर क्या होता है, ये आपका F इंटू आर स्क्वायर बटे आपका M1 M2, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। मान लीजिए वही ना हम लोगों ने डाइवर्ट करके निकाला है, दो पिंडों के बीच के आधार पर निकाला है इसको। एक मेन डिफरेंस ये होता है कि इसका मान स्मॉल जी का मान ये बदलता रहता है, परिवर्तन होता है, यानी यह चेंजेबल होता है, ये चेंजेबल होता है, यह क्या होता है, बदलता रहता है। आप कैपिटल जी क्या होता है, अनचेंज होता है, ये कभी भी आपका बदलता नहीं। इसका मान डियर जी का मान कॉमनली ग्राउंड पर 9.8 लिया जाता है, कभी कभी आपका 10 भी ले लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका बात यह है कि धरातल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो कैपिटल जी का जो स्मॉल जी का मान होता है वह कम होता जाता है। एक समय ऐसा आएगा स्मॉल जी क्या हो जाएगा, 0, और धरातल से जब नीचे की ओर जाएंगे तब भी कम होगा। आप पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप पहुंचेंगे तो वहां पर स्मॉल जी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ऊपर भी आपका एक दूरी ऐसी मिलेगी जहां पर जाएंगे तो स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा, और जहां पर स्मॉल जी का मान 0 होगा वहां पर कोई भी पिंड रख देंगे तो वह गिरेगा नहीं, वह वहीं पड़ा रहता है। तो जो दुनिया के जो भी देश अपना स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन रखते हैं, वह उसी पॉइंट पर ले जाकर रख देते हैं जहां पर जी का मान क्या होता है, 0, और वहां पर वो पड़ा रहता है डियर रखा। आपको पता है डियर, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, स्मॉल जी कैपिटल जी में डिफरेंस, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आपका समुद्र में आपका ज्वार और भाटा आता है। ज्वार और भाटा का एक ये भी कारण होता है, ज्वार भाटा का कारण कभी कभी आपका विकल्प में कंपटीशन में पूछता है, क्या कारण होता है डियर। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस समुद्र में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। और ज्वार भाटा जो है कोरियोलिस बल के कारण भी उत्पन्न होता है डियर। तो अलग अलग बहुत सारे रीजंस हैं, उसको आप जानिएगा। और डियर स्मॉल जी का मान जो है चंद्रमा पर, वह पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का बटे 6 होता है। तो एक बार सीटेड एग्जाम में पूछा गया था प्राइमरी के पेपर में कि एक लड़का है जिसका भार पृथ्वी पर इतना किलो है, 600 किलो है, कोई पिंड है, भार लड़का नहीं दिया था, लड़के का भार 600 किलो कहाँ हो पाएगा, बहुत नॉमिनल होता है ऐसा। तो 600 किलो, हाँ डियर, एक लड़का ऐसा था, वो आपका डियर, वो लड़का ऐसा था, इतना मोटा आदमी था डियर। और वह जब उसकी बारात गई ना तो क्रेन लगाकर दूल्हे को लेके जाया गया। वह इतना मोटा था डियर कि कोई कार जो है दुल्हन की बात, पहले दुल्हन तक ही पहुंच जाते हैं। पहले इधर सुनिए, दुल्हन की बात बाद में कर लीजिएगा, आप लोगों का दिमाग बस दुल्हन पर ही रहता है डियर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वो इतना मोटा था लड़का, इतना मोटा था, कोई कार का गेट इतना चौड़ा था ही नहीं कि जिसमें वह प्रवेश करके बैठ पाए। अब और डियर दूसरी बात कि उसको किसी अंग को पकड़कर आप उठा नहीं सकते,
क्योंकि इतनी भारी शरीर थी, अगर उसका हाथ पकड़ के उठाते तो वह उखड़ जाता, और शरीर इतनी मोटी इतनी फैली थी। वह जिस चौकी पर रहता था, हाँ चौकी पर ही रहता था बस, और चौकी को चारों ओर से हुक लगा था, हुक लगा करके क्रेन से उठा करके अपना एक गाड़ी के पीछे, बड़ी सी खुली गाड़ी थी, उसी पर चौकी सही थी, दूल्हे को रख दिया, और दूल्हा गया, शादी हुआ, सब कुछ हुआ। अब डियर मतलब भैया कैसे बैठा गाड़ी, वो चौकी पर लेटा ही रहा। और डियर आप कहेंगे विवाह कैसे हुआ, तो विवाह डियर माला आई होगी, दुल्हन आपका गले में डाल दी होगी, और वो भी अपना दोनों हाथ से उठाकर दुल्हन पास में गई होगी डाल। अब दुल्हन आपका अडियर खड़ी रहेगी, वो खड़ा नहीं हो पाता था, उसके सामने इतनी समस्या थी, इतना मोटा हो गया था कि वो खड़ा ही नहीं हो पाता था। फिर आप लोग कहेंगे शादी करने की क्या जरूरत थी, शादी डियर किया आपका, उसका अपना शौक था, अमीर घर का लड़का था, शादी हुआ आपका डियर, हाँ कम से कम दुल्हन को देख सकता है, उसकी अच्छी शुभकामना की कल्पना कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं डियर। अच्छा 7 फेरे आगे जरा बढ़िएगा, एक अंतिम लाइन जरा देखिएगा, ये आपको पूछेगा डियर पलायन वेग क्या होता है। देखिए 1 मिनट का और समय दीजिएगा। पलायन वेग, पलायन वेग क्या है डियर, तो पलायन वेग जानते हैं डियर क्या है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षिप्त किया जाए और वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पुनः लौट के न आए, तो उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। अब बताइए अंशिका सिंह, आप इसका फार्मूला करंडी में क्या होता है, 2GRE होता है, बस सिंपल यही होता है पलायन वेग का फार्मूला। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू पलायन वेग का मान पृथ्वी पर अलग अलग पिंडों पर अलग अलग होगा। शिप्रा सिंह बताइए पलायन वेग का मान पृथ्वी पर कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में। अगर किसी पिंड को 1 सेकंड में 11 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर फेंकेंगे तो वह पिंड पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एरिया यानी गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वह पुनः वापस लौट के नहीं आता है, तो वही वेग होता है पलायन वेग। आप कहेंगे सर 11.2 किलोमीटर आया कैसे, 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं बता देता हूं। देखिए VE का मान बताइए, करंडी में 2 G का मान क्या होता है मित्रों, 9.8। रेडियस पर 6.4 गुणे आपका 10 के पावर 6 है, यही निकाले ना आज। अब देखिए कितना सेट है, आराम से निकलेगा बाहर। 98 दूना आपका 196। फिजिक्स का कैलकुलेशन आप दिमाग से करेंगे तभी लगा पाएंगे। 1 अंक पर दशमलव इसका, 1 अंक इसका, दोनों यही लगा देते हैं। लगा दिया, ये 64 को फ्री कर दिया और 10 के पावर 6 को 10 के पावर 3 लिख करके और उसका वर्ग कर दिया। अब बड़े प्रेम से इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1.4। 196 का 14 होता ही है, इसका 8 बाहर कर लीजिए और इसका वर्ग हटाएंगे तो 10 के पावर 3 कड़ी से बाहर आ जाएगा, 10 के पावर 3। अब डियर इतना जो आएगा वो मीटर प्रति सेकंड होगा। अब आप मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से भाग देंगे, बस एक खत्म। और 14 वाट मित्रों होता है 112
1 अंक पर दशमलव। अब यह मीटर हट गया है, अब हो गया किलोमीटर, लेकिन नीचे आपका सेकंड ही रहेगा, क्योंकि हमने 18/5 से गुणा नहीं किया, हमने तो सिर्फ 1000 से भाग दिया, क्योंकि आप जानते हैं मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो इस तरह से आपका पलायन वेग का मान आता है। और एक बात और पूछता है डियर कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कारण क्या है? तो गैसों के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग वहां पर पलायन वेग से क्या है, ज्यादा, इसलिए वहां की गैसें पलायित करके निकल गई बाहर, और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं। जबकि डियर अगर गैसों के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग पलायन वेग से अगर कम होता है तो गैसें पलायित नहीं करती, और 2.50 होता है ना, गैसों के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग 2.50 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका 2.50, ये आपका किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आज चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कोई बताएगा हमें? 2.36 किलोमीटर पर सेकंड। प्लीज संस्कृत वाले भाई बहन चले जाएं डियर का, और बाकी लोग रीजनिंग पढ़े। आगे डियर देखें अगले पॉइंट को। रीजनिंग में डियर हम लोग जो टॉपिक चला रहे थे वह घड़ी शुरू हुआ है। आइए इसको आज फाइनल किया जाए। टाइम डियर रीजनिंग का आप बढ़ा देंगे, आज चूंकि बच्चे का एग्जाम था, लास्ट जाना था हमें, इसलिए अब कल से बढ़ा देंगे रीजनिंग का टाइम, पूरा बढ़ा देंगे, जितना आप चाहेंगे उतना बढ़ा देंगे। हाँ 3 बजे के अंदर। अरे भाई आप घर समय से पहुंच जाएंगे, अगर पहुंचने में कोई दिक्कत होगा हम अपनी गाड़ी दे देंगे आपका। डियर आप समय से पहुंचिए, जिम्मेदारी है, परिवार वाले हैं। अरे बंद नहीं है क्या वीडियो आपका?